गार के अंदर काफी चौड़ा रास्ता बना हुआ था। जमील दादा के चलने के अंदाज से मालूम होता था कि वो कमांडो कमाल शाह से मिलने वहां आ चुका है। उसने मेरे कान के करीब मुंह लाते हुए कहा, कमाल शाह को यहाँ सब कमांडर कहते हैं, तुम भी उन्हें उसी लक़ब से मुखातिब करना। गार आगे जाकर बाईं तरफ मुड़ गया। आगे एक खुली जगह आ गई जहाँ चट्टान काफ़ी ऊंची थी और ऊपरी चट्टान छत में एक जगह किसी शगाफ में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने देखा कि ज़मीन पर एक जगह शेर की खाल बिछी हुई है। खाल पर एक पुख्ता उम्र का आदमी चट्टान की दीवार से टेक लगाए बैठा है। उसके पाँव की एक तरफ मिट्टी की सराही रखी है। दीवार पर उसके सर के पीछे सब्ज़ जुज़वान लिफाफ में लिपटी हुई कोई किताब लटकी हुई है, जो यकीनन कुरान शरीफ ही हो सकता था। उसके सिवा वो कुछ नहीं था। उस आदमी की शरई दाढ़ी थी जिसमें कसरत से सफ़ेद बाल आ रहे थे। रंग साफ था, आंखों में चीते की आंखों जैसी चमक थी। जिस्म न भारी था। उसने भी सर पर सब्ज रंग का साफा बांध रखा था। करीबी उसकी राइफल बड़ी मैगजीन की पेटी पड़ी थी। जमील दादा ने जाते ही अस्सलामु अलैकुम कहा। यह कमाल शाह मुजाहिद या कमांडर था। उसने वालेकुम अस्सलाम कहकर जमील दादा से मुसाफे किया और मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर मुझसे भी मुसाफे किया और जमील दादा से पूछा, ये नौजवान कौन है? जमील दादा ने कहा, कमांडर, ये पाकिस्तान से जिहाद कश्मीर में शामिल होने के लिए आया है। अमृतसर वाले सैयद साहब ने उन्हें आपके पास कमांडो ट्रेनिंग के लिए भेजा है। कमाल शाह उसी दौरान मुझे मुसलसल घूरते रहे। फिर पूछा, अमृतसर वाले सैयद साहब के पास तुम्हें किसने भेजा था? मैंने अपने वालिद साहब का नाम लिया और कहा कि वो सैयद साहब के दोस्त थे और आपसे भी मिला करते थे। मेरे वालिद साहब का नाम सुनकर कमाल शाह कमांडो की आंखों की चमक मजीद तेज हो गई। होंठों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ और मेरे वालिद साहब का नाम लेकर कहा, तो तुम साहब के बेटे हो? मैंने अदब से कहा, जी हाँ। उन्होंने मेरे वालिद साहब की खैरियत दरियाफ्त की। मैंने कहा कि वो पाकिस्तान में फौत हो चुके हैं। बस इस पर कमाल शाह कमांडो ने किसी किस्म के अफसोस का इजहार किए बगैर दोनों हाथ उठाकर कहा, दुआए मग़फ़रत। हमने भी अपने अपने हाथ उठा दिए। कमाल शाह कमांडो ने बुलंद आवाज में सूरत फातिह पढ़ी और अपने चेहरे पर हाथ फेरकर मुझसे बराह रास्त मुखातिब होते हुए कहा, तुम्हें कश्मीर की लड़ाई में लड़ने का शौक था तो सीधा कश्मीर चले जाते, यहाँ क्या लेने आए हो? मैं ज़रा ठटक सा गया। कमाल शाह कमांडो से मुझे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। मैंने भी साफ लफ्ज़ों में जवाब दिया, कमांडर, मैं मकबूजा कश्मीर जाकर आसानी से मुजाहिदीन में शामिल हो सकता था, मगर मैं कमांडो बनकर कश्मीर के जिहाद में शामिल होना चाहता हूँ। वो क्यों? कमाल शाह कमांडो ने भौवें ऊपर चढ़ाते हुए पूछा। मैंने कहा, वो इसलिए कमांडर कि मैं एक मुजाहिद जवान बनकर दुश्मन के साथ झड़प में एक दो काफरों को मार सकता हूँ, लेकिन कमांडो बनकर मैं दुश्मन के मोर्चों के पीछे जाकर उनके एमुनेशन डिपो उड़ा सकता हूँ, उनकी सप्लाई लाइन तबाह कर सकता हूँ, वो पुल उड़ा सकता हूँ जिन पर से दुश्मन की फौज के कनवाए एमुनेशन और असला लेकर गुजरते हैं। इस तरह मैं अकेला कमांडो एक ब्रिगेड जितनी तबाही मचा सकता हूँ। कमाल शाह कमांडो की औकाबी आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। वो मेरी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। जब मैं अपनी बात ख़त्म कर चुका तो उन्होंने कहा, तुम्हें यह भी मालूम होगा कि कमांडो जब अपने मिशन पर जाता है तो जिंदा वापस आने के लिए नहीं जाता। मैंने कहा, कमांडर, मैं इस्लाम के नाम पर मरने के लिए आया हूँ, लेकिन मरने से पहले कश्मीरी मुसलमानों के सीने गोलियों से छिलनी करने वाली
मेरी कश्मीरी बहनों और बेटियों को बेइज्जत करने वाली इंडियन फौज की 2-4 छावनियां जरूर तबाह करना चाहता हूं। तब मेरी रूह बड़ी खुशी के साथ मेरे जिस्म से निकलेगी। जमील दादा के चेहरे पर भी मेरी बातें सुनकर एक चमक सी आ गई थी। कमांडो के चेहरे से साफ लग रहा था कि उस पर मेरी बातों का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। उसने पास पड़ी हुई राइफल उठाकर अपने घुटनों पर रखी और मुझसे पूछा, क्या तुमने कभी घोड़ा देखा है? कमांडर के इस सवाल पर मैं हंस पड़ा। मुझे हंसता देखकर कमाल शाह कमांडो एकदम गुस्से में आकर बोला, अच्छा हंसते हो, तुम्हारी सारी हंसी निकाल दूंगा। बोलो, कभी घोड़ा देखा है? मैं एकदम संजीदा हो गया। जी हाँ, देखा है। उसने कड़क लहजे में दूसरा सवाल किया, क्या कभी खरगोश देखा है? जी हाँ, देखा है। कभी कोई चीता देखा है? जी हाँ, देखा है। अब मैं सवाल के फौरन बाद जवाब दे देता। कमांडर ने पूछा, क्या कभी सांप देखा है? जी हाँ, देखा है। कमाल शाह ने राइफल पर जोर से हाथ मारा और कहा, तुमने घोड़ा देखा है, मगर मैं तुम्हें घोड़ा बनाऊंगा। तुमने खरगोश को देखा है, मगर मैं तुम्हें खरगोश बनाकर जंगल में दौड़ाऊंगा। तुमने सांप को देखा है, मगर मैं तुम्हें सांप बनाकर ये सिखाऊंगा कि जब सांप दुश्मनों में गिर जाता है तो जमीन उसे छुपने के लिए कैसे जगह दे देती है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मैं कमांडर की असल नीयत समझ गया था। वो मुझे कमांडो ट्रेनिंग की तमाम सख्तियों से आगाह कर रहा था। मैंने सीने पर हाथ मारकर कहा, कमांडर, मैं इस्लाम के नाम पर शहीद होने आया हूँ, मगर आपसे ये गुर सीखना है। चाहता हूँ कि शहीद होने से पहले मैं दुश्मन के कितने मोर्चे तबाह कर सकता हूँ। उसके कितने कनवाए बर्बाद कर सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा काफिर कैसे हलाक कर सकता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर राइफल्स का सिर्फ एक हिंदू फौजी मारकर शहीद नहीं होना चाहता। कमाल शाह कमांडो ने जमील दादा की तरफ देखा और कहा, दादा, अब तुम जा सकते हो। मैं इस नौजवान को पक्का मुसलमान बनाकर कश्मीर के महाज पर भेज दूंगा। जमील दादा ने कमाल शाह कमांडो से हाथ मिलाया, मेरे कांधे पर हाथ रखा और कहा, खुदा हाफिज। जमील दादा चला गया। वहां चाय आ गई। ताम चीनी के गोल ट्रे में चाय की चैनिक और 2 प्यालियां रखी थीं। बॉडीगार्ड चाय रखकर बाहर निकल गया। कमाल शाह ने प्यालियों में चाय डालकर एक प्याली मुझे दी। चाय काली स्याह थी, उसमें दूध बिल्कुल नहीं था। मैंने एक घूंट पिया तो मालूम हुआ कि चाय में चीनी भी नहीं है। मैंने बिल्कुल ना चाहते हुए कि चाय ऐसे क्यों है, कमाल शाह कमांडो चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद वो शेर की खाल से उठा, राइफल एक तरफ रखी और मुझे बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, नमाज पढ़ते हो कि नहीं? मैंने कहा, जी, कभी कभी पढ़ लेता हूँ। कमाल शाह कमांडो ने गुस्सीली आवाज में कहा, इसका मतलब है कि तुम कभी कभी मुसलमान होते हो। कार के बाहर दहाने पर दोनों बॉडीगार्ड अटेंशन खड़े थे। कमाल शाह कमांडो को देखकर उन्होंने जोर से अपनी अपनी राइफल पर हाथ मारा। कमाल शाह ने हाथ उठाकर उनको सलाम का जवाब दिया और कहा, अजान दो। उस वक्त एक कमांडो ने हथियार जमीन पर रखकर अजान देनी शुरू कर दी। आवाज से
वो ऊंची आवाज से आजान नहीं दे रहा था। मेरा ख्याल है उसकी आवाज चंद गज के फासले तक ही जाती होगी। खुदा जाने कहां से 6-7 बॉडीगार्ड के हुलिये के आदमी दरख्तों झाड़ियों के पीछे से निकल आए। उन सब ने सरों पर सबज साफे या रुमाल बांध रखे थे। मैं उनकी तरफ आंखें सिर्फ देख सकता था। ये सब कमांडो ही थे। उनमें से एक ने इमामत कराई। हम सब ने उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। मुझे मालूम नहीं वो नमाज का वक्त था या नहीं। मेरा ख्याल है ज़रूर नमाज का वक्त हो गया होगा। नमाज के बाद कमांडो या कमांडर कमाल शाह ने मेरी तरफ देखकर कहा, चलकर खाना खा लो। मैं उसके साथ दोबारा गार के अंदर आ गया। एक कमांडो खाना ले आया। 4 रोटियां थीं जिनके ऊपर थोड़ा सा अचार रखा था। कमांडर ने, मैं अब कमाल शाह कमांडो को कमांडर ही लिखूंगा, 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार डालकर मुझे पकड़ा दी। खुद थोड़ा सा अचार और 2 रोटियां ले लीं और खाने लगा। ये दोपहर का खाना था। खाना खाने के बाद वो राइफल संभाल कर उठा और बाहर निकलते हुए बोला, मेरे साथ चलो। गार में एक जगह दीवार के साथ कुछ राइफलें और गोलियों की एक बेल्ट पड़ी थी। उसने एक राइफल और गोलियों की बेल्ट उठाकर मुझे दी और गार से निकालकर पहाड़ी टीले के पास ले गया। कभी राइफल चलाई है? मैंने कहा। जी हाँ, मगर 1-2 बार ही चलाई है। उसने टीले के एक दरख्त का निशाना लेकर फायर किया। फिर मुझे राइफल में मैगजीन डालकर दी और कहा, दरख्त को टारगेट बनाकर फायर करो। मैंने फायर किया। मुझे धक्का लगा। गोली टारगेट पर बिल्कुल न लगी। कमांडर ने मुझे दूसरी बार राइफल भरकर दी और कहा, दोबारा फायर करो, नजर टारगेट पर रखो। मैंने दूसरी बार फायर किया। मुझे फिर धक्का लगा। मैं जरा पीछे को लड़खड़ा गया और गोली खुदा जाने कहां की कहां निकल गई। कमांडर ने तीसरी बार राइफल भरकर मुझे दी और कहा, एक बार फिर फायर करो। तीसरी बार भी गोली निशाना पर न लगी, लेकिन इस दफा राइफल का धक्का लगते ही मैं अपने आप को संभाल लिया था। कमांडो ने जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारकर कहा, शाबाश जवान, तुमने अपने आप को संभाल लिया। अच्छा किया। जब तुम्हें अपने आप को संभालना और राइफल के धक्के को अपने बदन में जज़ब करना आ जाएगा तो तुम्हारा निशाना भी ठीक हो जाएगा। अब मेरे साथ आगे चलो। मैंने राइफल कंधे पर डाल ली, मैगजीन की पेटी कमर के साथ बांध ली और कमांडर के पीछे पीछे चलने लगा। हम जंगल के एक तंग से रास्ते से झाड़ियां हटाते गुजर रहे थे। कमांडर ने मेरी तरफ देखे बगैर आगे की तरफ चलते हुए करख्त आवाज में कहा, जंगली इंसान, झाड़ियों में चलते हुए आवाज पैदा न करो, खरगोश की तरह चलो। मैं शर्मिंदा सा हो गया, मगर ये ट्रेनिंग थी। मैंने फौरन कहा, यस सर। कमांडर रुक गया, पलटकर मेरी तरफ देखा और मुझे कंधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, हम यस सर नहीं, हमें सिर्फ कमांडर बोलो। तुम मुसलमान माई बाप की औलाद हो, अंग्रेज की औलाद नहीं। मैंने फौरन कहा, ठीक है कमांडर। कमांडर ने करख्त लहजे में कहा, अब चलो, एडवांस करो, डबल से चलो। और वो मेरे आगे आगे डबल से दौड़ने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे डबल मार्च करते हुए दौड़ने लगा। झाड़ियां मेरे जिस्म के साथ उलझ रही थीं, मगर मैं डबल मार्च करता चला जा रहा था। दरख्तों में इस कदर हबस और गर्मी थी कि मेरे बदन से पसीने बहने लगे। आगे टीले की चढ़ाई थी। कमांडर ने हाथ का इशारा करके कहा, अब तुम हमारे पीछे पीछे पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा। एक तो टीले की चढ़ाई बड़ी दुश्वार थी, दूसरे जगह जगह कांटेदार झाड़ियां थीं। टीले के ऊपर पहुंचते पहुंचते मेरा बुरा हाल हो गया। हाथों में खराशें पड़ गईं, चेहरे पर भी खराशें आ गई थीं।
सांस बुरी तरह फूल गया था, जिस्म पसीने पसीने हो रहा था। मैंने ऊपर पहुंचते ही अपनी जैकेट उतार दी। कमांडर ने सख्ती से कहा, जैकेट नहीं उतारेगा। मैंने जल्दी से जैकेट दोबारा पहन ली। मेरी कमांडो ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। 2 बासी रोटियों पर थोड़ा सा अचार डालकर जो उस कमांडर ने मुझे खिलाया था वो पसीना बनकर निकल चुका था। मुझे प्यास महसूस होने लगी, मगर मैं डर के मारे चुप रहा कि खुदा जाने कमांडर मुझे क्या पीने को कह दे। कमांडर मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था। वो बुढ़ापे की दहलीज में कदम रख चुका था, मगर उसका सांस मेरे मुकाबले में इतना नहीं फूला था। वो लोहे के आसाब का आदमी बन चुका था। बड़ी मुश्किल से टीले पर मैंने 5 मिनट आराम किया होगा कि कमांडर एकदम से उठ खड़ा हुआ। वापस अपने हाइड आउट में जाएगा, गो गो। उसने मुझे बाजू से पकड़कर टीले की ढलान पर धक्का दे दिया। मैं झाड़ियों में गिर पड़ा, मगर जल्दी से उठा और तेज तेज ढलान उतरने लगा। वो भी खरगोश की तरह छलांगे लगाता मेरे आगे आगे ढलान उतर रहा था। उस वक्त मुझे अपने ऊपर खरगोश होने का गुमान होने लगा था। जब वो मुझे गार के पास वापस लाया तो मेरा बुरा हाल हो रहा था। सारा बदन दर्द करने लगा था, पसीना पानी की तरह बह रहा था। वो मेरे साथ एक तरफ होकर दरख्त के नीचे बैठ गया। एक बॉडीगार्ड या कमांडो हमारे लिए पानी का जग भरकर ले आया। कमांडर ने जग मुझे देते हुए कहा, इसके सिर्फ 4 घूंट से ज्यादा मत पीना। मुझे घोड़े की प्यास लगी हुई थी, मगर कमांडर का हुक्म था। मैंने अपने ऊपर जबर करके सिर्फ 4 घूंट पिए। कमांडर ने जग मुझसे ले लिया और खुद भी गिनकर 4 घूंट पिए। फिर बोला, अब तुम इधर लेटकर आराम करेगा। ये कहकर वो चला गया। मैं वहीं लेट गया। लेटने से मेरे बदन को काफी आराम मिला। मैंने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा, क्या मैं ये कमांडो ट्रेनिंग बर्दाश्त कर सकूंगा। मेरे अंदर से एक आवाज आई, यहाँ से उठकर वापस भाग जाओ। दूसरी आवाज आई, शर्म करो, घर से काफिर दुश्मन से जंग करने निकले हो, क्या मुंह लेकर वापस जाओगे। बाप की रूह को हशर के दिन क्या मुंह दिखाओगे। मैंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। फिर मुझे नींद आ गई। किसी ने मेरा बाजू जोर से हिलाकर मुझे जगा दिया। मैं जल्दी से उठ बैठा। सारा बदन बुरी तरह अकड़ा हुआ था। शाम के साए जंगल के दरख्तों में उतरना शुरू हो गए थे। कमाल शाह का एक बॉडीगार्ड मुझे जगा रहा था। उसने इशारे से कहा, अंदर चलो। वो मुझे गार में कमांडर कमाल शाह के पास ले आया। कमांडर उसी तरह शेर की खाल पर अपनी कमांडो की वर्दी में राइफल घुटनों पर रखे बैठा था। उसने मुझे संतरा खाने को दिया और पूछा, अब क्या ख्याल है तुम्हारा। अगर इरादा बदल लिया है तो मुझे बता दो। मेरा आदमी तुम्हें जंगल से पार ले जाएगा, फिर तुम वापस अपने मुल्क चले जाना। मैंने कहा, कमांडर, जब तक मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती मैं वापस नहीं जाऊंगा। कमांडर मुस्कुराया, शाबाश, तुम बहादुर नौजवान है। पाकिस्तान को तुम ऐसे बहादुर नौजवानों की ज़रूरत है। मैं पाकिस्तान के सारे जवानों को ट्रेनिंग देकर कमांडो बना देना चाहता हूँ। तुम्हारा मुकाबला एक ऐसी मकार कौम से है जिसने पाकिस्तान के वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया। हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे पाकिस्तान का दुश्मन है। वो तुम्हारे मुल्क पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान के तमाम जवानों को कमांडो बनकर शेरों की तरह दुश्मन के आगे डट जाना होगा। मैंने महसूस किया कि कमाल शाह कमांडो जब मुझे कमांडो ट्रेनिंग दे रहा था तो उसका लहजा पंजाब रेजिमेंट के किसी तरबियत याफ्ता तजर्बाकार कमांडो का था। उस वक्त जब वो मेरे सामने बैठा था तो बड़ी शस्ता उर्दू ज़बान में बात कर रहा था। ट्रेनिंग के दौरान वो मुझे कोई फौजी लगता था, अब वो मुझे किसी उर्दू बोलने वाले सूबे का आदमी लगता था। रात को इशा की नमाज भी वहीं दरख्तों के नीचे बाद जमात पढ़ी गई। उसके बाद आग का अलाव रोशन हो गया। कमांडर के आदमी जंगल में से एक हरन और 2-4 जंगली मुर्ग शिकार करके ले आए। उन्हें साफ करके सीख पर चढ़ाकर आग के ऊपर लटका दिया गया। सबने मिलकर
भुनी हुई मुर्ग और हरन का गोश्त खाया। रात जरा गहरी हुई तो कमांडर ने एक छोटी घास फूस की झोंपड़ी की तरफ इशारा किया और खालिद फौजी सूबेदार इंस्ट्रक्टर के लहजे में मुझे हुक्म दिया, अब तुम इस झोंपड़ी में जाकर सो जाएगा। मैं उठा और हुक्म की तामील में झोंपड़ी में चला गया। झोंपड़ी में बड़ा हबस था, मच्छर थे। कमांडर अभी बाहर अलाव के पास ही बैठा अपने आदमियों से बातें कर रहा था। मैंने बाहर आकर कहा, कमांडर, झोंपड़ी की बजाय मैं बाहर सो जाऊं तो कोई इतराज तो नहीं आपको? कमांडर ने सख्ती से कहा, तुम झोंपड़ी के अंदर ही सोएगा। हमारा डिसिप्लिन खराब न करो, नहीं तो हम तुम्हें बॉर्डर पार भेज देगा। मैं खामोशी से वापस झोंपड़ी में आ गया। कुछ पहाड़ी टीलों की उतराई चढ़ाई और जंगल में डबल मार्च का सख्त थका हुआ था। हरन के गोश्त की खुमारी चढ़ी हुई थी। झोंपड़ी में घास का नरम बिस्तर बिछा था। गनूदगी तारी होनी शुरू हो गई। उसके बाद मच्छर मुझे काटते रहे मगर मुझे कोई होश न रहा। खुदा जाने कितनी देर तक सोया हूँगा कि किसी ने मुझे पाँव से ठोकर मारकर जगा दिया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। झोंपड़ी में अंधेरा था। मेरे पास एक ऊंचा लंबा इंसानी साया खड़ा था। मुझे कमांडर की करख्त आवाज़ आई, चलो ओए उठो। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ मगर अभी तक गनूदगी के आलम में था। मैंने पूछा, कहीं जाना है कमांडर? कमांडर ने मुझे झोंपड़ी के बाहर धक्का देते हुए कहा, अभी बताता है कहाँ जाना है। झोंपड़ी के बाहर आकर मैंने देखा कि अभी रात ही थी। खुदा जाने अभी कितनी रात बाकी थी। सुबह नहीं हुई थी। बाहर एक दरख्त के साथ लालटेन जल रही थी। कमांडर अपनी कमांडो वर्दी में था और राइफल उसके कंधे से लटक रही थी। बाहर आकर उसने मुझे बाजू से पकड़कर कहा, अब यहाँ से मेरे साथ दौड़ लगाएगा। स्टार्ट। वो दौड़ पड़ा। मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। हम बिल्कुल इस तरह दौड़ रहे थे जिस तरह आजकल लोग जॉगिंग करते हैं। कमांडर मेरे आगे आगे था। जंगल में रात का अंधेरा छाया हुआ था मगर कमांडर जंगल के ऐसे इलाके में मुझे अपने साथ दौड़ा रहा था जहाँ झाड़ियों को साफ करके पतला सा रास्ता बना दिया गया था। उसने मेरे कंधे से भी राइफल लटका दी थी। रात के अंधेरे में रास्ता धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद दौड़ते दौड़ते कमांडर ने अपनी राइफल कंधे से उतारकर हाथ में इस तरह पकड़ ली जिस तरह दुश्मन की किसी पोस्ट पर चार्ज करते हुए फौजी पकड़ लेते हैं। उसने बुलंद आवाज में मुझे हुक्म दिया, राइफल अटैक पोजीशन में कर लो। मैंने जल्दी से राइफल कंधे से उतारकर दोनों हाथों में पकड़ ली और खुदा का शुक्र अदा किया क्योंकि कंधे पर लटकी हुई राइफल बार बार मेरी कमर से टकराकर मुझे सख्त अजियत दे रही थी। हम दौड़ते चले जा रहे थे। दरख्तों के बीच में जंगली झाड़ियों के दरमियान बनाई गई पगडंडी खत्म होने का नाम न लेती थी। इधर उधर मुड़ जाती थी, खत्म नहीं होती थी। दौड़ते दौड़ते मेरा सांस फूल गया, जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। मैं मगर रुक नहीं सकता था। मेरा इंस्ट्रक्टर और मुजाहिद कमांडो कमाल शाह उर्फ कमांडर जवानों की तरह क्विक मार्च करता दौड़ता चला जा रहा था। मेरा ख्याल है कोई 6-7 मील हम जरूर दौड़े होंगे। एक जगह आगे तालाब आ गया। कमांडर वहां रुक गया, पलट कर बोला, अब तुम यहाँ बैठ जाएगा, जब तक हम वापस नहीं आएगा तुम इधर ही बैठा रहेगा। यह कहकर वो तालाब की तरफ दौड़ता हुआ दरख्तों के अंधेरे में गायब हो गया। या ये शख्स इतने बयाबान जंगल में आधी रात को मुझे किस लिए अकेला छोड़ गया है। मैं ये सोचता हुआ वहीं बैठ गया और राइफल मैंने अपने हाथों में पकड़ ली कि अगर किसी तरफ से कोई जंगली दरिंदा आ गया तो उस पर फायर कर सकूंगा। कुछ देर बाद मेरा सांस ठीक हुआ तो मैंने अंधेरे में घूर घूर कर माहौल का जायजा लिया। बड़े बड़े दरख्त सुनसान जंगल में अंधेरे में भूतों की तरह खड़े थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ये बड़ा
ड्रावना सन्नाटा था। यूं लगता कि अभी किसी तरफ से कोई शेर या कोई चुड़ैल निकलकर मुझसे चमट जाएगी। कमांडर मुझे अंधेरे जंगल में अकेला छोड़कर न जाने किधर गायब हो गया था कि अचानक दूर से शेर की दाढ़ सुनाई दी। मैं खौफजदा होकर उठ खड़ा हुआ। दूसरी बार शेर की दाढ़ बिल्कुल करीब से सुनाई दी। शेर की दहशत ने मुझे पत्थर की तरह साकित कर दिया। अगर राइफल मेरे हाथ में थी मगर मौत सामने नजर आ रही थी। शेर कहाँ मुझे राइफल सीधी करने का मौका देगा। शेर तीसरी बार दहाड़ा तो मैंने राइफल वहीं फेंकी और दरख्त की तरफ भागा। दरख्तों की शाखों को पकड़ने की कोशिश करने लगा मगर मुझ पर ऐसा खौफ तारी था कि शाखों पर हाथ नहीं पड़ रहा था। आखिर एक बार मैं अपने जिस्म की पूरी ताकत लगाकर उछला और शाख को पकड़ लिया। फिर टांगों को झुलाकर टहनी से लपट गया। शेर उछलकर मुझे पकड़ सकता था। अंधेरे में शाखों को इधर उधर हटाता ऊपर वाले एक दो शाखे पर जाकर बैठ गया। मुझ पर वाकई शेर का खौफ तारी था। उसके बाद शेर की दाढ़ सुनाई ना दी। शायद किसी दूसरी तरफ निकल गया था, लेकिन मैं इस कदर डरा हुआ था कि वहीं दरख्त के शाखे पर बैठा रहा। अगरचे मुझे मच्छर और चिमटियां काट रही थीं, बैठे बैठे जब मुझे काफ़ी देर हो गई और मच्छरों और चिमटियों से जंग करने की ताकत न रही तो मैं दरख्त से नीचे उतर आया। नीचे उतरते ही मैंने राइफल उठाई और उसको तान कर दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया, इस डर से कि अगर अचानक शेर किसी तरफ से निकल आया तो उस पर फायर कर दूंगा। शेर को गोली लगे या न लगे मगर राइफल के धमाके की आवाज़ से कम वो ज़रूर भाग जाएगा। मैं इसी पोजीशन में राइफल ताने बैठा रहा। शेर भी ना आया और कमांडर भी ना आया। पाँव फटने लगी। जंगल में पिछले पैर का हल्का हल्का नूर सा फैलने लगा। दरख्तों के तने झाड़ियों के खाके वाजे होने लगे। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखें फाड़कर चारों तरफ का जायजा ले लेता। दरख्तों पर परिंदों की चहकारें शुरू हो गईं। एक लंगूर ने सामने वाले दरख्त से मेरे वाले दरख्त पर छलांग लगाई और फिर एक शाख पर झूलता हुआ तीसरे दरख्त की तरफ निकल गया। तालाब झाड़ियों की ओट में था। मुझे ये भी डर था कि सुबह सुबह कोई जंगली दरिंदा पानी पीने ना आ जाए। मैंने सोच रखा था कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं धड़ाधड़ फायरिंग करने लगूंगा। मेरे पास गोलियों की कमी नहीं थी। मैं हैरान था कि कमांडर मेरे पास वापस क्यों नहीं आया। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद वो मेरी हिम्मत और हौसले का इम्तिहान लेना चाहता है। मुझे यकीन हो गया कि वो अब नहीं आएगा। दिन की सफ़ेद सफ़ेद रोशनी जंगल में उतर आई थी। वापसी का रास्ता मुझे मालूम था। चुनांचे मैं उठा और वापस उस छोटे से तंग रास्ते पर चल पड़ा जो झाड़ियों को काटकर बनाया गया था। दिन की रोशनी में मुझे इतना डर नहीं लग रहा था, ताहम राइफल मैंने हाथों में इस तरह पकड़ रखी थी कि जरा से खतरे पर फौरन फायर कर सकता था। खुदा खुदा करके जंगल का रास्ता खत्म हुआ। जब मैं कमांडर के हाइड आउट पर वापस आया तो दिन काफी निकल आया था। सूरज दरख्तों के ऊपर काफी बुलंदी पर आ गया था। कार के बाहर कोई भी आदमी नजर न आया। मैं अपने घास फूस के झोंपड़े के बाहर जमीन पर बैठ गया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कमांडर मुझे आधी रात को झोंपड़े से उठाकर ले गया था। इतने में कमांडर कार में से निकला। उसके साथ दोनों बॉडी गार्ड्स थे। कार के बाहर आकर उसने मेरी तरफ दोनों बॉडी गार्ड्स भेजे। कार के बाहर आकर उसने मेरी तरफ देखा और अकेला मेरे पास आ गया। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। कमांडर ने मुझे ये पूछने की भी ज़रूरत महसूस न की कि जंगल में रात कैसी गुजरी। उसने ये भी न बताया कि वो मुझे छोड़ने के बाद वापस क्यों नहीं आया था। बस मेरी तरफ एक नज़र देखा और फौजी इंस्ट्रक्टरों वाले करख्त लहजे में कहा, अब तुम अपनी झोंपड़ी में बैठकर खाना खाएगा, उसके बाद तुम्हारी ज़ाब्ते के साथ ट्रेनिंग शुरू होगी। गो। मैं झोंपड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक बॉडीगार्ड मेरे लिए खाना लाया और 2 रोटियां, उसके ऊपर रखा हुआ रात वाले हरन के गोश्त का टुकड़ा। मैंने बॉडीगार्ड से कहा, मुझे इतनी भूख नहीं है भाई, ये तो नाश्ते का वक्त है। बॉडीगार्ड ने कोई जवाब न दिया और चला गया। मैंने बमुश्किल एक रोटी हरन के गोश्त के साथ खाई। उस रोज़ मुझे सुबह के वक्त चाय भी न मिली। बाहर से कमांडर की आवाज़ आई, नया रंगरूट, बाहर निकलो डबल से। मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गया। कमांडर कमांडो की फुल वर्दी में राइफल कांधे पर लटकाए खड़ा था। सब्ज रुमाल सर पर बांधा हुआ था। मुझे देखा और यह कहकर चल पड़ा, एडवांस। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा।
वो मुझे जंगल के एक और रास्ते पर चलाता हुआ एक खुली वादी में ले आया। यह वादी छोटी सी थी, चारों तरफ पहाड़ियां थीं, दरमियान में ऊंची नीची जमीन पर कहीं ऊंची ऊंची घास थी और कहीं दरख्तों के झुंड अलग होकर खड़े थे। कमांडर एक जगह बैठ गया। मैं बैठने लगा तो उसने चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ बैठकर आराम करने नहीं आया, ये तुम्हारी खाला का रेस्ट हाउस नहीं है। चलो इस वादी के 2 चक्कर लगाओ, डबल मार्च करते हुए। गो। उसने इतनी जोर से फौजी अंदाज में गो कहा कि मैं बेख्तियार दौड़ पड़ा। वादी गर्दागर्द एक पगडंडी बनाई गई थी। यहाँ नए रंग रूटों से दौड़ें लगवाई जाती थीं। मैं डबल मार्च करता जा रहा था। एक जगह थक कर जरा रुका तो दूर से कमांडर की आवाज आई, अभी रेस्ट नहीं करेगा तुम? गो। मैंने पलट कर देखा। कमांडर एक ऊंची जगह पर बैठा मुझे बराबर निगाह में रखे हुए देख रहा था। ज्यादा क्या बताऊं, बस यूं समझ लें कि जब मैंने वादी के 2 चक्कर पूरे किए तो मेरी हालत खच्चर की तरह थी और मैं खच्चर की तरह हाँप रहा था और पसीने में शराबूर था। कमांडर खुश होकर बोला, शाबाश, अब तुम पूरा खच्चर बन गया है। हम तुम्हें पहले खच्चर बनाएगा, फिर घोड़ा बनाएगा, उसके बाद तुम्हारे कान खींच खींच कर खरगोश बना देगा। दोपहर तक कमांडर मुझे दौड़ाता, टीलों पर चढ़ाता, उतारता रहा। एक जगह बरसाती जोहड़ था जिसका पानी सबसे माइल था। वहां आकर कमांडर ने हुक्म देने के लहजे में कहा, अब तुम इस तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाएगा। पानी को हाथ से इधर उधर हटाएगा, फिर सिर्फ 1 कप पानी पिएगा। जोहड़ का पानी इतना गंदा लग रहा था कि मैंने कहा, कमांडर, मुझे प्यास नहीं है। हालांकि मुझे बड़ी प्यास लगी थी, मगर मैं जोहड़ का गंदा पानी नहीं पीना चाहता था। कमांडर ने कहा, तुम्हारा माई बाप भी ये पानी पिएगा। गो। उसने मुझ पर राइफल तान ली। मैं खौफजदा हो गया। मुझे उस शख्स से डर लगने लगा। उसका कोई पता नहीं था कि सचमुच मुझे गोली ही मार दे। मैंने झुककर जोहड़ के पानी को हाथ से इधर उधर हिलाया और आंखें बंद करके 2 चुल्लू पानी पी गया। कमांडर की आवाज आई, शाबाश, अब तुम इस जोहड़ में गोता लगाकर उसके दूसरे किनारे पर जाएगा। अगर तुमने सर पानी से बाहर निकाला तो हम फायर कर देगा। मैं कमांडर के इस अजीब व गरीब हुक्म पर हैरान व परेशान ही हो रहा था कि उसने मुझे जोहड़ में धक्का दे दिया। मैंने नाक मुंह आंखें बंद कर लीं। जोहड़ के पानी की तह में दरख्तों की झाड़ियां थीं, उनमें मेरा पांव फंस गया, मगर मैंने जल्दी से उसे खींच कर निकाला और जितनी तेजी से पानी के अंदर रहकर तैर सकता था तैरता हुआ दूसरे किनारे की तरफ चल पड़ा। खुदा का शुक्र है कि जिस वक्त कमांडर ने मुझे जोहड़ में धक्का दिया उस वक्त मेरी सांस ऊपर की तरफ ले रहा था और मेरे जिस्म में काफ़ी ऑक्सीजन थी। जोड़ ज़्यादा चौड़ा नहीं था, फिर भी एक सांस में गोता लगाकर पानी के अंदर ही अंदर तैरकर दूसरे किनारे तक जाना एक मुश्किल मरला था, जबकि पानी के अंदर जो झाड़ झंकार था वो भी मेरा रास्ता रोक रहा था। मगर मैं इस तरह मरना नहीं चाहता था। मैं आज़ादी कश्मीर की लड़ाई में जाकर मरना चाहता था। मेरे अंदर ज़बरदस्त ताकत आ गई और मैंने एक ही सांस में जोहड़ को पार कर दिया। जब मेरे हाथ पानी के अंदर दूसरे किनारे की दीवार से टकराए तो मैंने सर बाहर निकाल दिया। कमांडर की गोली का डर बराबर लगा हुआ था। खुदा का शुक्र है कि मैंने जोहड़ पार कर लिया था। कमांडर पहले ही से दूसरे किनारे पर आकर खड़ा हो गया था। उसने हाथ देकर मुझे जोहड़ से बाहर खींच लिया। मैं लंबे लंबे सांस लेने लगा। अपने बाजू देखे तो दहशत से मेरी चीख निकल गई। मेरी कोहनियों तक बाजुओं के साथ जूकें चिमटी हुई थीं। मैंने जल्दी जल्दी से सारी जूकें खींच खींच कर उतारी। इस तरह पिंडलियों पर भी जूकें चमट कर मेरा खून चूस रही थीं। 2 जूकें मेरी गर्दन से भी लगी हुई थीं। कमांडर पास खड़ा तमाशा देख रहा था। शाबाश, अब मेरे पीछे आ जाओ। वो आगे चल पड़ा। जूकों से निजात हासिल करने के बाद मैं भी उसके साथ रवाना हो गया। वो मुझे बड़ी बड़ी चट्टानों के दरमियान एक ऐसी जगह पर ले आया जहां शफाफ पानी का चश्मा बह रहा था। कमांडर ने हुक्म दिया,
इसमें तुम नहाएगा, कपड़े धोएगा, गो गो। वो एक तरफ झाड़ियों के पास राइफल लेकर बैठ गया। मैं चश्मे में उतर गया। साफ शफाफ ताज़ा पानी में कपड़े उतार कर धोए, अच्छी तरह गुस्ल किया और जोहड़ के पानी की सारी आलाइशें धो डालीं। फिर कपड़े निचोड़कर गीले ही पहन लिए। इस दौरान कमांडर ने अपना कमांडो नाइफ यानी खास किस्म का चाकू निकाला हुआ था और उसी से दरख्त की टहनियाँ काट रहा था। फिर उसने वहां आग जलाई और मुझे कहा, तुम इस सामने वाली झाड़ी में जाएगा, वहां तुम्हें एक बड़ा मेंढक बैठा हुआ मिलेगा, तुम उसे पकड़कर हमारे पास लाएगा, गो। मैं मशीन की तरह झाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। झाड़ी में गौर से झुककर देखा, मेंढक की आवाज आई। खुदा जाने ये मेंढक वहां कहां से आ गया था। मुझे नहीं पता है कि ये मेंढक कमांडर ने खुद वहां रखा था। मैंने मेंढक को लपक कर पकड़ लिया और कमांडर के पास ले आया। कमांडर ने मेरे देखते देखते चाकू से मेंढक की गर्दन अलग कर दी, उसका पेट चाक करके अंतड़ियां वगैरह निकाल कर फेंक दी। फिर उसे आग पर रखकर पकाने लगा। मेरी समझ में न आया कि वो मेंढक किस लिए भून रहा है। अचानक मेरा दिल उछलकर मेरे हलक के करीब आ गया। कहीं ये मेंढक मुझे खिलाने के लिए तो नहीं भून रहा। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि कमांडर ने मेंढक की एक टांग काटकर मेरी तरफ फेंकी और कहा, अब तुम इसको खा जाएगा, गो। दूसरी टांग कमांडर खुद चबाने लगा। मैंने जिंदगी में कभी मेंढक नहीं खाया था। मेंढक खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने कहा, कमांडर, मैंने कभी मेंढक नहीं खाया। तुम्हारे सामने अगर हम मेंढक की टांग खाता है तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें गोली मार देगा, गो। और कमांडर ने राइफल की नाली का रुख मेरी तरफ कर दिया। इस अजीबो गरीब, सख्त गिर और जिद्दी शख्स से किसी चीज की तवक्को की जा सकती थी। मैंने आंखें बंद की और मेंढक की टांग मुंह में डालकर चबाने लगा। मैंने नाक के जरिए सांस लेना भी बंद कर दिया था ताकि मुझे मेंढक के जले हुए गोश्त की बू ना आए। मेरा खुदा ही जानता है कि मैंने किस अजाब के साथ मेंढक की टांग खाई। जब खा चुका तो कमांडर उठ खड़ा हुआ। उसने मुझे हुक्म दिया, अपने पाँवों के जूतों से इस आग को अच्छी तरह बुझा दो, गो। अब तुम इस तालाब के गिर्द 15 चक्कर पूरे करेगा, हम यहाँ खड़े होकर देखेगा, पूरे 15 चक्कर लगाएगा, गो। वो कड़क कर बोला। मैं रोबोट मशीन का आदमी बन गया था। उसने गो कहा और मैं दौड़ पड़ा। तालाब का हल्का ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी 15 चक्कर लगाते लगाते मैं हलकान हो गया। जब 15 चक्कर पूरे हो गए तो मेरा सांस धुनकनी की मानद चल रहा था। कमांडर ने खुश होकर मुझे देखा और बोला, शाबाश जवान, अब तुम घोड़ा बन गया है, पूरा घोड़ा बन गया है, अब वापस अपने हेडक्वार्टर जाएगा। जिस वक्त हम वापस कमांडर कमाल शाह के गार वाले खुफिया ठिकाने पर आए तो दिन शुरू हो गया था। थकान के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। कमांडर मेरे साथ मेरे चौंपड़े में आकर बैठ गया। वहां चाय आ गई, साथ बिस्किट भी थे। अब कमांडर फिर कमांडर शाह बन गया था। शस्ता उर्दू में कहने लगा, मैंने तुम्हारे इस अहनी नाम को देख लिया है जो तुम्हारे खून में गर्दिश कर रहा है। ये बड़ी खुश आइंद बात है। मैं पाकिस्तान के हर जवान के खून में इस अज़म को गर्दिश करते देखना चाहता हूँ। क़ायद आज़म ने मुसलमानों को यही आइनी अज़म अता किया था। पाकिस्तान की नई नस्ल को इस आइनी अज़म के साथ अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुर्बानियाँ देनी हैं। याद रखो, ये तुम्हारे आराम करने के नहीं, काम करने के दिन हैं। अनथक मेहनत करने और हर वक्त फौजी जवान की तरह चौकस रहने के दिन हैं। तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे वतन पाकिस्तान का दुश्मन तुम्हारे सर पर खड़ा है। वो मौके की तलाश में है, उसे मौके हरगिज़ न देना। उसे यकीन दिला दो कि तुम इस्लाम के सिपाही हो, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज के सिपाही हो।
अपनी सरहद को पहचानो, अपने दुश्मन को पहचानो, अपने फ़र्ज़ को पहचानो, फिर दुनिया की कोई मुखालिफ ताकत पाकिस्तान को अपनी जगह से नहीं हिला सकती। याद रखो, मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए बेबहा कुर्बानियाँ दी हैं। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। तुम कमज़ोरी दिखाओगे तो तुम ख़त्म हो जाओगे, मगर पाकिस्तान कभी ख़त्म नहीं होगा। कुदरत किसी दूसरी नस्ल को तरबियत देकर उसे मुसीबतों, तकलीफ़ों और अज़ियतों का आदी बनाकर तुम्हारी जगह पर ले आएगी। मैं बड़ी तवज्जो से कमाल शाह कमांडो की बातें सुन रहा था। उसकी बातें मेरे अज़म को मुस्तहकम कर रही थीं। मेरे अंदर महमूद गज़नवी और सलाहुद्दीन अयूबी का जज्बा हुर्रियत कर रही थीं। मेरी सारी थकान दूर हो गई। कमांडर उठा और बोला, अब तुम आराम करो। रात को गार के अंदर राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग का मरहला शुरू होगा। उसके बाद तुम्हें अंधेरे में चीते की तरह दुश्मन पर झपटकर 1 सेकंड के अंदर अंदर चाकू से उसकी बाईं जानिब या दाईं जानिब वाली शहरक काटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर फौजी एमुनिशन, डायनामाइट, बॉबी ट्रैप और सुपर माइंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तुम 1 घंटा के लिए सो जाओ। 1 घंटे के बाद एक आदमी तुम्हें जगाकर गार में से आएगा। मैं वाकई मशीन बन गया था। वहीं चौंपड़ी के घास के फर्श पर लेट गया और यकीन करें, मुझे नींद आ गई। ठीक 1 घंटा बाद कमांडर का आदमी मुझे जगाकर गार में ले आया, जहां चट्टान की दीवार के साथ फासले फासले पर चांदमारी की तरह के निशान बने हुए थे। मेरी राइफल ट्रेनिंग शुरू हो गई। इस ज़माने में अभी कलाशनकोफ़ें वगैरह नहीं आई थीं। 303 की राइफलें और बरेन गनें, स्टेन गनें और मशीन गनें ही फ़ौज में इस्तेमाल होती थीं। गार के अंदर राइफल की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती थी कि फायर की आवाज़ जंगल में पैदा ना हो, क्योंकि ये कमाल शाह का खुफिया ठिकाना था और यहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन की नई नस्ल को कमांडो ट्रेनिंग दी जाती थी। 20 रोज़ तक मैं गार के अंदर निशानेबाजी की तरबियत हासिल करता रहा। मैंने इस दौरान ठीक निशाने पर गोली फायर करना सीख लिया। उसमें मेरे शौक कमांडर की आला तरबियत का भी असर था। इस दौरान रात के अंधेरे में जंगल में झपटकर पीछे से उसकी गर्दन दबोचने और चाकू से उसकी शहरक काटने की ट्रेनिंग भी होती थी। दरख्त के पीछे आदमी की डिम्मी बनाकर खड़ी कर दी जाती। डिम्मी की गर्दन घुंघरू बांध दिए जाते। मुझे कमांडो चाकू देकर हुक्म दिया जाता कि डिम्मी की गर्दन पर से आकर इस तरह चाकू चलाओ कि डिम्मी की आधी गर्दन भी कट जाए और घुंघरू की ज़रा भी आवाज़ न पैदा हो। ये बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग थी। शुरू में मैं डिम्मी की गर्दन पर चाकू चलाता तो घुंघरू चना उठते। कमांडर के पीछे से करख्त आवाज़ आई, तुम जंगली लोग को कब अकल आएगा, ट्राई अगेन। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान कमाल शाह मुझसे हर किस्म की सख्त कलामी करता था। बस देने की कसर बाकी रह गई थी। 2-3 हफ्तों के बाद जाकर मैं इतना माहिर हो गया कि कमांडर हाथ में लेकर सेकंड वाली सुई का बटन दबाकर गो कहता और मैं दरख्त के पीछे खड़ी दुश्मन की डिम्मी पर चीते की तरह झपटकर उसकी गर्दन दबोचकर इतनी महारत से चाकू फेरता कि आधी गर्दन कट जाती और क्या मजाल है जो घुंघरू की आवाज़ पैदा होती। यह सारा काम सिर्फ 3 सेकंड में मुकम्मल हो जाता था। उसके बाद मेरी टार्चर बर्दाश्त करने की तरबियत का मरला आया। कमाल शाह ने मुझे अपने सामने बिठा लिया और कहने लगा, कमांडो घेरे में आकर अगर दुश्मन के काबू आ जाए तो दुश्मन उसे इतनी गैर इंसानी अजियतें देता है कि एक बार तो बड़े बड़ों का दिल गुर्दा हिल जाता है। दुश्मन एक आम सिपाही से इतनी ज़्यादा पूछ कुछ नहीं करता, लेकिन अगर कमांडो उसके हाथ आ जाए तो उसकी कोशिश होती है कि कमांडर को इतनी अजियतें दे, उसके साथ ऐसी दरिंदगी का सलूक करे कि वो घबरा कर अपने साथी कमांडोज के नाम और अपने खुफिया ठिकाने का महल वकूफ़ बता दे। ये दुश्मन की बहुत बड़ी फतह और एक कमांडो की बहुत बड़ी शिकस्त होती है। इस तरह दुश्मन तमाम कमांडोज को ख़त्म करके अपने एमुनिशन डंपों, सप्लाई डिपुओं, फौज कानवाइयों और हज़ारों की फ़ौजी नफरी को तबाह होने से बचा लेता है। हम तुम्हें इतना टार्चर नहीं करेंगे कि तुम मर जाओ, मगर इतनी अजियतें ज़रूर देंगे कि तुम्हारा जिस्म उन्हें बर्दाश्त करने का आदी हो जाए। बस हम इतना ही कर सकते हैं। आगे सारा काम तुम्हारे ईमान की कुव्वत ने करना होगा। लेकिन जिस वक्त हम टार्चर करें तो इतना ज़रूर याद रखना कि दुश्मन तुम्हें उससे कई गुना ज़्यादा टार्चर करेगा। हम तुम्हें ज़िंदा रखेंगे, दुश्मन तुम्हें मारने के लिए टार्च करेगा। आपने मुजाहिद की कमांडर और मर्द मोमिन कमाल शाह की बातें अब याद आती हैं तो सोचता हूँ कि किस कदर सच्चा इंसान था।
اس کی ایک ایک بات سچی تھی۔ اگر میں اس کی تربیت کی بھٹی سے نہ نکالا ہوتا تو آج اپنی زندگی کی سچی داستان سنانے کے لیے شاید زندہ نہ ہوتا۔ کمانڈر نے اس مرد مومن نے میرے جسم کو ملک و قوم اور اسلام کی سربلندی کی خاطر بڑی سے بڑی اذیت کو سہ جانے کے قابل ہی نہیں بنایا، بلکہ مجھے یہ بھی سکھایا کہ دشمن کا ٹارچر، اس کی غیر انسانی اذیتیں جب برداشت کی حد سے آگے نکل جائیں تو پھر کس طرح اپنے جسم کو، اپنے شعور اور احساسات کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ محاذ پر 2-3 بار ایسا ہوا کہ دشمن نے مجھے ایسی درندہ صفت اذیتیں دیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں زندہ نہیں رہا، میں مر گیا ہوں، لیکن میں زندہ تھا۔ صرف میں نے اپنے کمانڈر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر اپنے وجود کو، اپنے شعور کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ قصہ مختصر، کمانڈر کمال شاہ کے خفیہ ٹھکانے پر میری کمانڈو ٹریننگ ایک خاص مدت کے بعد ختم ہو گئی۔ اس ٹریننگ نے مجھے گھوڑا، خچر، خرگوش، لومڑی، شیر، چیتا سبھی کچھ بنا دیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے ایک سچا پاکستانی اور اسلام کا شیدائی بنا دیا۔ اسلام کا شیدائی میں پہلے بھی تھا، لیکن کمال شاہ کی تربیت نے مجھے شیدائی ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کا سپاہی بھی بنا دیا۔ ایسا بے خوف سپاہی جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا پھرنا، جہاد کرنا، دنیاوی معاملات کرنا صرف اللہ اور اللہ کے لیے تھے، جس کے جسم اور روح صرف اس لیے مقید تھی کہ اسے ایک ولی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ اللہ کی امانت تھی۔ یہ اس مرد مومن کی تربیت تھی کہ جب میں کشمیر کے محاذ پر اس کے دشمنوں سے لڑ رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے خدا میرے ساتھ ہے، جیسے کہ فرشتے میرے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ کمال شاہ کے پاس میں نے 6 مہینے گزارے۔ یہ کمانڈو ٹریننگ کے لیے کوئی عرصہ نہیں تھا، مگر اتنی کم مدت میں ہی اس نے مجھے ایک مکمل کمانڈو اور ایک سرفروش مجاہد بنا دیا۔ میں اگر لوہا تھا تو کمانڈر نے مجھے فولاد بنا دیا۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ ٹریننگ کے دوران مجھے اذیت کے کن کن مراحل سے گزارا گیا، صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر میرے اندر جذبہ ایمانی زندہ نہ ہوتا تو میں اس مرحلے پر ٹریننگ ادھوری چھوڑ کر بھاگ گیا ہوتا۔ اس مرد مومن نے میرے جسم کو فولاد اور اسپات سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا۔ مجھے ایسے لگتا کہ میں اگر نعرہ حیدری لگا کر کسی چٹان کو زور سے مکہ ماروں گا تو کم از کم ایک بار اپنی جگہ سے ضرور ہلا دوں گا۔ میں اونٹ کی طرح ایک بار پانی پی کر اس پر 2 دن تک زندہ رہ سکتا تھا۔ میں جنگل کے پتوں اور پودوں کی جڑوں سے خوراک حاصل کرنا جان گیا تھا۔ میں گھوڑے کی طرح کئی میل تک دوڑ سکتا تھا، خچر کی طرح کئی من بوجھ سر پر رکھ کر کئی میل پیدل چل سکتا تھا، پہاڑی بکرے کی طرح اور اٹھی ہوئی چٹانوں پر چڑھ سکتا تھا، دشمن پر چیتے کی عیاری کے ساتھ اچانک حملہ کر کے اس کی شہرک کاٹ سکتا تھا، خرگوش کی طرح دشمن کو قریب آتا دیکھ کر اپنے آپ کو یوں چھپا سکتا تھا۔ میں نے اپنا سانس کمانڈو ٹریننگ میں اتنا پکا لیا تھا کہ پانی میں غوطہ لگا کر پانی کے اندر کافی دیر تک بیٹھا رہ سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ درختوں پھلانگتا ہوا جنگل کے دوسرے کنارے تک پہنچ سکتا تھا۔ جوان، میں تجھے اللہ اور رسول کی امانت کا صحیح رکھوالا جاننا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسلام اور مسلمان کی عزتوں کے رکھوالے بن جاؤ۔ تم پاکستان کی سرحدوں کو پہچان جاؤ، تم اپنے فرض کو پہچان جاؤ، تم اپنے دشمن کو پہچان جاؤ۔ میں تجھے سلطان محمود غزنوی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی سپاہ کا مجاہد بنانا چاہتا ہوں۔ اور جب میری ٹریننگ ختم ہوئی تو روحانی اور جسمانی طور پر میرے اندر محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوج کے سپاہی کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ کمانڈر نے میرا نشانہ اس قدر پختہ کر دیا تھا کہ میری گولی پہاڑ کی چوٹی کے درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کو بھی اڑا دیتی تھی۔ جب میری ٹریننگ مکمل ہو گئی تو کمال شاہ نے عصر کی نماز مجھے حسب ساتھ اپنے ساتھ ہی پڑھائی۔ نماز کے بعد ان کے خاص آدمی غار سے چلے گئے تو انہوں نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ جب غار میں اور کمال شاہ اکیلے رہ گئے تو انہوں نے کہا، جوان، تمہاری کمانڈو ٹریننگ ابھی پوری طرح مکمل نہیں ہوئی، اس کا آخری مرحلہ باقی ہے۔ میں نے بڑے ادب سے عرض کی، کمانڈر آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ اب میرے اندر بھی وہ پہلے دن والی بات نہیں تھی۔ پہلے میں ان کی ٹریننگ سے گھبرا کر بھاگ جانے کی ترکیبیں سوچتا تھا۔
मगर मेरे जज्बे जिहाद ने मुझे रोक रखा था। अब वो बात नहीं थी। अब मैं चाहता था कि कमाल शाह से, उस मर्द मोमन से जिस कदर ताकत ईमानी और तरबियत कामिल हासिल कर सकूं, हासिल कर लूं। चुनांचे जब उन्होंने मुझे यह कहा कि अभी मुझे ट्रेनिंग के आखिरी मरहले से भी गुजरना होगा, तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई शख्स जिसने मुझे अपना सारा खजाना सौंप दिया हो, कह रहा हो कि अभी तुम्हें कुछ ज़रो जवाहरात देने बाकी रह गए हैं, वो भी ले लो। कमाल शाह साहब मुझे शेर की खाल से उठाकर अपने साथ गार के पीछे ले गए। यहाँ दीवार के अंदर एक छोटी सी कोठरी सी बनी हुई थी। कमाल शाह ने अंदर जाकर लालटेन रोशन कर दी। मैं भी कोठरी में आ गया। दीवार के साथ लकड़ी का एक छोटा सा संदूक पड़ा था जिसको ताला लगा हुआ था। शाह ने अपनी जैकेट की जेब से चाबी निकालकर संदूक को खोला, फिर उसमें से चमड़े की एक छोटी सी थैली निकाली। थैली का मुंह तस्मे से बंद किया हुआ था। वो मुझे वापस गार में अपनी निशिस्त गार में ले आए, मुझे सामने बिठा लिया और कहा, अभी बाहर शाम का वक्त है। तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी मरहला ये है कि तुम इस वक्त जंगल में जाओगे। तुम उस जंगल से अच्छी तरह वाकिफ हो गए हो जहाँ बांस के झुंडों वाला टीला है। बांस के झुंडों वाले टीला है, उस टीले को पार करौंदे की छोटी पहाड़ियों वाला जंगल है। उसे हम करौंदा बन कहते हैं। ये जंगल हमने तुम्हें जानबूझकर नहीं दिखाया था ताकि आज अपनी तरबियत के आखिरी मरहले में तुम वहां जाओ तो वो जंगल तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी हो। इस जंगल में छोटे छोटे बेशुमार टीले हैं जो सैकड़ों मील तक शुमालन जनूबन फैले हुए हैं। इन्हीं टीलों के दरमियान एक जगह मुगलों के ज़मानों से पहले एक बाउली है। बाउली समझते हो, बादशाहों के ज़माने में जब उमरा, वज़रा और बादशाह शिकार पर जाते थे तो कभी कभी उनकी बेगमात और ख़ानदान की शाही ख़वातीन भी उनके हमरा होती थीं। जंगल में उनके गुस्ल वगैरह के लिए, उनके पुराने कपड़े धोने के लिए किसी ज़मीन दोज़ कुदरती चश्मे के गिरदा गिर्द पत्थरों की दीवार खड़ी करके अंदर चश्मे तक सीढ़ियाँ बना दी जाती थीं, ऊपर छत डाल दी जाती थी ताकि शाही ख़वातीन वहाँ आज़ादी और हयादारी से नहा सकें और उनकी लौंडियाँ और नौकरानियाँ उनके उतारे हुए कपड़े वगैरह धो सकें। बादशाहों का ज़माना गुजर गया तो ये बाउलियाँ वैरान हो गईं। ऐसी ही एक वैरान बाउली करौंदा बन की पहाड़ियों में भी है। तुम्हें रात के अंधेरे में उस वैरान बाउली को तलाश करना है। उस बाउली के अंदर नीचे पानी तक सीढ़ियाँ उतरती हैं। इस बाउली के अंदर से एक खुफिया सुरंग जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ जाती है। इस सुरंग में एक जगह चट्टानी दीवार में एक शगाफ नुमा कोठरी बनी हुई है। उस कोठरी में दीवार के साथ हिंदुओं की एक देवी, हौला देवी का छोटा सा बुत लगा हुआ है। उस बुत के बारे में हिंदुओं ने मशहूर कर रखा था कि जो कोई मुसलमान इस बुत के पास जाएगा, हौला देवी उसे जलाकर राख कर देगी। मगर मैं एक रात वहां गया और हौला देवी के बुत को तोड़कर उसका सर अलग करके अपने साथ रस्सी से बांधकर जमीन पर घसीटता हुआ यहाँ ले आया। अब मैं इस बुत के सर को कमांडो ट्रेनिंग के आखिरी मरहले के लिए इस्तेमाल करता हूँ। हौला देवी के बुत का धड़ जो 6-7 इंच बड़ा है, मैंने वहीं रहने दिया था। उसे मैंने वहीं पत्थरों के नीचे छुपा कर रख दिया है। फिर कमाल शाह ने थैली खोलकर उसमें से हौला देवी के बुत का सर निकालकर मुझे दिया। ये औरत का क्रिकेट के गेंद जितना बड़ा पत्थर का सर था। उसका रंग संदूरी था, आंखें, नाक और मोटे मोटे होंठ बने हुए थे, कानों में सिर्फ सुराख थे। उनमें कोई बुंदे वगैरह नहीं बनाए गए थे। पत्थर को तराश कर बाल बनाए गए थे। दरमियान में से मांग निकली हुई थी और पीछे पत्थरी का छोटा सा जूड़ा बना हुआ था। शक्ल सूरत से ये देवी कोई डायन वगैरह नहीं लग रही थी, वो गर्दन से टूटी हुई थी। कमाल शाह ने कहा। मैंने नारा हैदरी मारकर उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारा था और उसकी गर्दन टूट गई थी। मैं उसे अपनी बुत शिकनी की यादगार के तौर पर अपने साथ ले आया था। फिर जब मैंने यहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन को कमांडो ट्रेनिंग देने का सिलसिला शुरू किया तो मैंने इस बुत को भी कमांडो ट्रेनिंग के कोर्स में शामिल कर दिया। तब मैं एक रोज़ बाउली में वापस गया और सुरंग में जाकर हौला देवी के बुत का धड़ भी दीवार में से उखाड़कर उसे वहीं एक जगह पत्थरों में छुपा दिया। अब तुम्हें रातों रात उस बाउली में जाना है। बाउली की सुरंग तलाश करके सुरंग के अंदर हौला देवी की कोठरी ढूंढनी है
और वहां से उस बुत का धड़ लाकर मुझे देना है। ये जब तुम इस बुत का धड़ लाकर मुझे दे दोगे तो तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर तुम पूरे कमांडो बन जाओगे और मैं तुम्हें जिहाद कश्मीर में शामिल होने की बाकायदा इजाज़त दे दूंगा। इस बुत के सर को गौर से देख लो, इसके धड़ पर भी इस किस्म का संदूरी रंग भरा हुआ है। तुम्हें सिर्फ अपने साथ कमांडो चाकू ले जाने की इजाज़त होगी। अब तुम निकल जाओ। मैं कुछ कहने लगा तो कमाल शाह एकदम फौजी इंस्ट्रक्टर बन गए और सख्त आवाज में कहा, तुम अभी जाएगा और रातों रात वापस उस बुत का धड़ लाकर मुझे देगा। गो। आगे से बोलने का कोई मकाम ही नहीं था। मैं यस कमांडर कहकर तेज तेज कदम उठाता बाहर निकलकर अपने चौंपड़े में आया। वहां से मैंने अपना कमांडो चाकू लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। अभी पूरी तरह से रात का अंधेरा नहीं फैला था। आसमान पर डूबते सूरज की थोड़ी लाली मौजूद थी जो बड़ी तेजी से रात की स्याही में तब्दील हो रही थी। यह सारा जंगल और जंगल के रास्ते मेरे जाने पहचाने थे। मैं 6 महीनों की कमांडो ट्रेनिंग के दौरान इस जंगल के एक एक दरख्त, एक एक झाड़ी से वाकिफ हो गया था। सिर्फ करौंदे का जंगल मेरे लिए बिल्कुल नया जंगल था। उसे कमाल शाह ने जानबूझकर सिर्फ आज के दिन के लिए मेरी निगाहों से ओझल रखा था। मैंने बड़ी आसानी से जंगल का पहला इलाका तय कर दिया। आगे वो जंगली रास्ता आ गया जो कमांडो ट्रेनिंग के लिए झाड़ियां काटकर बनाया गया था और जो इस तालाब की तरफ जाता था जिसमें मेरे कमांडर ने मुझे धक्का दिया था। कमांडर ने बताया था कि यहाँ से जनूब की जानिब एक टीले की चढ़ाई है जिसकी दूसरी जानिब वो वादी है जहाँ मुझे 6 माह तक खच्चर की तरह दौड़ाया गया था। मैं तालाब को छोड़कर जनूब वाले टीले की चढ़ाई चढ़कर वादी में आया तो रात का अंधेरा पूरी तरह छा गया था, मगर अब रात चाहे कितनी गहरी हो उसका अंधेरा मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता था। कमाल शाह कमांडर की तरबियत ने मुझे अंधेरे में चीजों को देखने का आदी बना दिया था। वादी की एक पगडंडी पर जनूबी टीले की तरफ चलने लगा। कमांडो चाकू खोलकर मैं अपने हाथ में पकड़ रखा था। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो जंगल से मुझे बड़ा डर लगता था, मगर अब ये डर खौफ उतर चुका था। मेरे अंदर ऐसा एतमाद पैदा हो गया था कि अगर शेर भी मुझ पर हमला कर दे तो मरने से पहले मैं उसे भी जिंदा न छोड़ता। टीले की चढ़ाई आ गई। अंधेरे में ढलान पर उगी हुई जंगली झाड़ियों के छोटे छोटे झुंड मुझे साफ नजर आ रहे थे। उस टीले के पार वो जंगल था जिससे मैं अभी नाआशना था और जहां मुझे हौला देवी की बाउली को तलाश करना था। ये शुरू रात थी। दरख्तों में किसी किसी परिंदे की आवाज आ जाती थी। मेरी बाईं जानिब नीचे वादी में 2-3 गीदड़ चिल्लाते हुए गुजर गए। मैं टीले की दूसरी जानिब आ गया। यहाँ एक तरफ खड़े होकर मैंने अंधेरे में आंखें सुकेड़ कर जायजा लिया। ये जंगल जरा मुख्तलिफ था। उसमें कहीं भी दरख्तों के घने झुंड नहीं थे। दूर दूर इक्का दुक्का दरख्त नजर आ रहा था। घास जगह जगह उगी हुई थी। कहीं काली स्याह चट्टानों के ह्योले भी दिखाई दे रहे थे। चलने के लिए कोई पगडंडी वगैरह भी नहीं थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर जनूब की सिमत चल पड़ा। झाड़ियां और घास मेरा रास्ता रोकता तो मैं चाकू से उन्हें साफ करके गुजर जाता। काफी दूर तक चलने के बाद जमीन पर ऊंची ऊंची घास खत्म हो गई। तारीकी में जगह जगह से जमीन पर उभरे हुए नोकीले पत्थर ही पत्थर थे। मैं एक पत्थर पर जरा दम लेने के लिए बैठ गया। मैंने अपनी सारी तवज्जो अपने सांस पर मरकूज करते हुए अपनी एक खास सलाहियत को बेदार किया। सलाहियत कई माह की मुशक्कत के बाद कमाल शाह ने मेरे अंदर पैदा की थी। उसकी मदद से मैं जानवरों की तरह फिजा में पानी की बू सूंघ लेता था। मैंने एक बार अपना सारा सांस बाहर निकालकर आहिस्ता आहिस्ता सांस को ऊपर खींचने लगा। मैं रुक रुक कर सांस खींच रहा था। पानी की 1 सेकंड से भी कम मुद्दत के लिए मुझे महसूस हुई और गायब हो गई। मैंने इस अमल को 6-7 मरतबा दोहराया। हर बार बहुत सी कलील वक्फे के लिए पानी की अजीब सी बू महसूस होती और फिर गायब हो जाती। मैंने बड़ी जदोजहद के बाद इस बू की सिमत का तयन किया और उस तरफ चल पड़ा।
कुछ दूर चलने के बाद मैं रुक जाता और पानी की बू महसूस करने की कोशिश करता और जिस समत से वो बू आ रही थी उस तरफ अंदाजे से रवाना हो जाता। इस दौरान पथरीला मैदान खत्म हो गया था और छोटे से टीले के दामन में पहुंच गया था। अंधेरे में मेरी आंखें चीते की आंखों की तरह कभी सिकुड़कर और कभी पूरी तरह खोलकर चीजों को देखने की बराबर कोशिश कर रही थीं। मुझे अपनी जरूरत के मुताबिक सब नजर आ रहा था। दूर कुछ दरख्त खड़े थे, उनके दरमियान मुझे एक दीवार साए की तरह नजर आई। मैं उस तरफ चलते चलते करीब आया तो मालूम हुआ कि ये एक चार दीवारी है। उसकी पिछली जानिब गया तो वहां सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतरती थीं। यहाँ पानी की मरतूब साफ महसूस हो रही थी। यकीनन मैं करौंदे बन की होला देवी वाली बाउली पर पहुंच गया था। मैंने झांक कर नीचे देखा, सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जाकर गुम हो गई थीं। नीचे इस कदर गहरा अंधेरा था कि मैं भी अंधेरे में कुछ न देख सका। मैंने अल्लाह रसूल का मुबारक नाम लिया, कलमा शरीफ पढ़ा और सीढ़ियां उतरनी शुरू कर दी। सीढ़ियां खत्म हुई तो मुझे स्याह अंधेरे में पानी के एक हौज की झलक सी दिखाई दी। ये बाउली थी। कमांडर ने कहा था कि इस बाउली में एक खुफिया सुरंग को रास्ता जाता है। मैं दीवार के साथ हाथ लगाए आहिस्ता आहिस्ता हौज के किनारे किनारे चलने लगा। एक अजीब हैबतनाक माहौल था। अगर मैं तरबियत याफ्ता कमांडो ना होता तो खौफ से बेहोश हो गया होता, लेकिन मैं बड़े एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा था। एक जगह दीवार खत्म हो गई। मैंने टटोल कर देखा, वहां दीवार में दायरे की शक्ल का एक शगाफ था। ये सुरंग ही हो सकती थी। मैंने शगाफ में झांक कर देखने की कोशिश की, मगर मुझे दूसरी तरफ कुछ नजर ना आया। मैं शगाफ में दाखिल हो गया। मेरे पांव छोटे छोटे पत्थरों पर पड़े जो सुरंग के अंदर बिखरे हुए थे। मैं एक हाथ सुरंग की दीवार पर रखकर कदम कदम आगे बढ़ने लगा। मुझे सुरंग में उस कोठरी तक पहुंचना था जिसकी दीवार में होला देवी का बुत लगा होता था और जिसका सर काटकर कमांडो कमाल शाह अपने साथ ले गया था और बुत का धड़ उसने वहीं पत्थरों में छुपा दिया था। मुझे इस धड़ को लेकर वापस कमाल शाह के पास जाना था। कमांडर कमाल शाह ने कहा था कि होला मूर्ति वाली कोठरी दीवार में एक गहरे शगाफ की तरह है। वो कोई बाकायदा कोठरी नहीं है। बहरहाल मैं सुरंग में आ गया था। होला देवी की मूर्ति वाला शगाफ भी वहीं दीवार में होगा। मैं दीवार को अब दोनों हाथों से टटोल टटोल कर आगे बढ़ रहा था। इस गुप्त अंधेरे में भी मुझे अब थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा था। आखिर मुझे दीवार का शगाफ मिल गया। मैंने शगाफ की अंदरूनी दीवार पर हाथ फेरा तो महसूस हुआ कि वहां कोई मूर्ति लगी हुई थी जिसे खुरच कर उखाड़ा गया था। मैं अपने टारगेट पर पहुंच गया था। यही होला देवी की मूर्ति वाला शगाफ था। मैं पत्थर की ढेरी को तलाश करने लगा जिसमें कमाल शाह ने मूर्ति को और मूर्ति के धड़ को छुपा दिया था। जरा सी कोशिश के बाद मेरा पांव पत्थर की एक ढेरी से टकराया। मैं वहीं बैठ गया और पत्थरों को इधर उधर हटाने लगा। नीचे से होला देवी के बुत का छोटा सा धड़ निकल आया। मैंने हाथ फेर कर देखा, उसका सर गायब था। मुझे अपनी कामयाबी पर बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी कमांडो ट्रेनिंग के आखिरी मरहले को भी कामयाबी से मुकम्मल कर दिया था। मैंने मूर्ति का धड़ बगल में दबाया और सुरंग में वापस मुड़ा। मुझे महसूस हुआ कि मूर्ति का धड़ थोड़ा थोड़ा गर्म है। मैंने ख्याल किया कि हो सकता है पत्थरों के नीचे दबे रहने की वजह से उसमें हल्की हल्की गर्माइश पैदा हो गई हो। मैं सुरंग से निकलकर बाउली के हौज पर आ गया। मैंने अपना रुख सीढ़ियों की तरफ कर लिया और दीवार के साथ लगकर चलने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 15-20 कदम चलने के बाद सीढ़ियां आती थीं। मैं दीवार के साथ 50-60 कदम तक चलता गया, मगर सीढ़ियां ना आईं। मैंने दीवार को टटोल कर देखा। दीवार वही थी जिसके साथ लगकर मैं सुरंग तक गया था। मैं आगे चल पड़ा। मजीद 50 कदम तक चलता गया, मगर सीढ़ियां ना आईं। दीवार खत्म ही नहीं हो रही थी। कुछ कदम दीवार के साथ और चला तो सुरंग आ गई। ये वही सुरंग थी जिससे मैं मूर्ति का धड़ लेकर अभी अभी निकला था। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। मैं सोचने लगा, सीढ़ियाँ जो ऊपर जाती हैं कहाँ गायब हो गई हैं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।